नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने थियरी ऑफ मशीन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आज हम उस कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिससे आप आसानी से इस चैप्टर के भी क्वेश्चन कर सकें। चैप्टर आपका होगा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस। तो किसी लिंकेज में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है। और आजकल टेक्निकल एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और ये थोड़ा टफ है, थोड़ा समझ अच्छी होनी चाहिए, कैसे डायग्राम बनाएं, कैसे कौन सा लाइन क्या बताएगा, ये सारी चीज़ें समझनी बहुत आवश्यक होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से देखिए। आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेक्शन एक साथ चल रहा है, पैरेलल में उसके एक के बाद एक टॉपिक चल रहे हैं। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझें और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। किसी भी लेक्चर के लास्ट में हम क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, थियरी पहले कराते हैं, तो आप लास्ट तक उसको जरूर देखें पूरा। इसके साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी लेक्चर चल रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही आगे बढ़ेगा मशीन डिजाइन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने मोहर सर्किल और स्ट्रेस एनालिसिस के पोर्शन को कवर किया है, उसको आप कंप्लीटली देखिए। मोहर सर्किल को अगर पूरा दोनों लेक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हमने कराए हैं मोहर सर्किल से, बेस्ट देख रहे होंगे, 1-2 मिनट के अंदर क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सेकेंड्स में भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई टॉपिक जो टफ है वो आपको 1-1.5-2 घंटे देखने से समझ में आ जा रहा है तो आप उसको देखिए। मोहर सर्किल के दोनों लेक्चर को अगर आप बेसिक्स को अच्छे से देख लेंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं भी कोई अगर डाउट है, अभी समय है, अभी एग्जाम आपका 1 महीने बाद है, तो अभी समय है, आप सब लोग उस टॉपिक को अच्छे से कवर करें जिससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इलास्टिक कांस्टेंट का लेक्चर लेके आएंगे, तो इलास्टिक कांस्टेंट का लेक्चर आप देखेंगे कि यूपी आरएनएल के पेपर्स में आए ही हैं। ईजी के म्यू इन सब में रिलेशंस आए हुए हैं। आइसोट्रॉपिक के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस तो आपको क्लियर होने चाहिए। ऐसे आए स्ट्रेस कितने ऑर्डर का टेंसर है, तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, आपको हमने बताया भी होगा, ठीक है। तो आपने अगर अच्छे से सारे लेक्चर को फॉलो किया है, ठीक है। किसी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ही पोर्शन डिटेल में देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर डिटेल में देख सकते हैं, 1 by 1 सारे लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट से उसको भी आप देख सकते हैं। कोई बीच में अपडेट आता है तो उसको हम अलग ही पोर्शन के अलग ही प्लेलिस्ट के पोर्शन में डाल देंगे जिससे आप अपडेट को आसानी से देख सकें। बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर आपने दिखाए होंगे जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हमने फॉलो किया। इसरो का अभी जल्दी एग्जाम हुआ है जिसमें आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सीधे क्वेश्चन देखे होंगे जो हमने क्लास में कराए थे। ऐसे थ्योरी ऑफ मशीन के भी सीधे क्वेश्चंस आए हुए थे जो आसानी से कर सकते हैं। एसएफडी बीएमडी में देखिए, अगर आपका शियर फोर्स कांस्टेंट था तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा, अगर शियर फोर्स आपका लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा। उसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। मतलब कितना आसान होता है अगर आप चीजों को समझ के करते हैं। तो वही चीज हम आगे देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ढंग से देखें और आगे इसको बहुत ही आराम से डिटेल में कराएंगे क्योंकि ये टॉपिक काफी लोग को डाउट में ही रह जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करें और खूब अच्छे से समझें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस। सबसे पहला पॉइंट आपका होता है कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी आपको सिंपल याद होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आपने आसानी से इसको किया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान था। अब विस्थापन क्या होता है सबसे पहले, तब तो हम उसके परिवर्तन को जानेंगे। परिवर्तन ठीक है, परिवर्तन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी का भी परिवर्तन अगर पूछे, जैसे हम आपसे पूछे कि आपकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप फाइनल लंबाई और इनिशियल लंबाई आप यही दोनों का डिफरेंस बता देंगे। देखिए कंपैरिजन 2 तरीके से कर सकते हैं।
एक आप डिफरेंस से बता सकते हैं कि आप हमसे इतना ज्यादा हैं, ऐसे आप बता सकते हैं। और एक दूसरा आप बता सकते हैं कि गुने में आप डिवाइड करके बता सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए 250 रुपये, हमारे पास 100 रुपये, तो आप 2.5 गुना ज्यादा, हमारे पास आपके पास पैसा 2.5 गुना ज्यादा है या आपके पास 150 रुपये ज्यादा है। तो आप डिफरेंस से कंपेरिजन बता सकते हैं और डिवाइड से कंपेरिजन बता सकते हैं। बात समझ में आ रही? खैर, शुरुआत क्या थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अब क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को जाने फिर उसका चेंज का रेट समझेंगे। और रेट की बात है, समय बदल रहा है, परिवर्तन अगर पता चल रहा है तो समय से भाग करने पर हमें क्या मिल जाएगा? परिवर्तन की दर। किसका परिवर्तन? वेग का परिवर्तन एक्सीलरेशन देगा उसका रेट, विस्थापन का परिवर्तन डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको हम जानने की कोशिश करें। उसके पहले, डिस्प्लेसमेंट के पहले आपका आता है कि पोजीशन क्या हो, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वही क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पोजीशन क्या होता है। तो देखिए, जब भी पोजीशन टर्म आएगा, किसी एक विशेष का पोजीशन का बात आएगा, तो हमें सबसे पहले एक रेफरेंशियल एक्सिस बनाना। देखिए, किसी भी चीज की पोजीशन, किसी भी बॉडी के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला टारगेट होता है कि हम कहाँ से को मेजर कर रहे हैं। और उसमें भी दो बात हो सकती है कि कोई स्टेशनरी बॉडी देखे और हो सकता है कोई मूविंग बॉडी देखे। जैसे अगर आप सोचिए कि आप नाव में बैठकर और दूसरे नाव को देख रहे हैं और जो घाट पर खड़ा है वो उसको उसी नाव को देख रहा है, क्या दोनों में अंतर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। नाव में बैठकर आप मूविंग कंडीशन में दूसरे मूविंग बॉडी को देख रहे हैं और एक क्या है, स्टेशनरी बॉडी दूसरे मूविंग बॉडी को देख रहा है, तो दोनों में डिफरेंस होगा। ऐसे अगर आप एक सोचिए, सब चीजों पे बात पे पूरा गौर दीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि समझने की बड़ी जरूरत है। इंजीनियरिंग आपको समझ लेंगे, क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। कुछ फार्मूले बेस्ड ही होते हैं क्वेश्चन, पर फार्मूले को कब अप्लाई करना, कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना, यही आपको समझना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से आप जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे और आपके सामने कोई और बैठा है या बैठी है, ठीक है, जो जैसा हो, तो आपके सामने कोई अगर बैठा है उसको आप ऑब्जर्व करें, और कोई अगर बाहर खड़ा है वो उसको ऑब्जर्व करें। क्या दोनों में कुछ अंतर है? जो बाहर खड़ा है और आपके ऑब्जर्व करने में डिफरेंस है, बिल्कुल। आप कहेंगे कि हमारे सापेक्ष वो एक तरीके से रुका हुआ है, बिल्कुल उसकी परिवर्तन, कोई स्थिति परिवर्तन नहीं हो रही है। लेकिन जो बाहर वाला है उसको आप भी चलते हुए दिखाई देंगे, उसको लगेगा कि पूरी ट्रेन भी जा रही है, आप भी उसके साथ जा रहे हैं, और जो बैठा है आपके सामने वो भी जा रहा है, तो दोनों में अंतर आ जाता है ना। तो सबसे पहले जब पोजीशन की आप एनालिसिस शुरू करें तो एक रेफरेंस स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करें, एक्सिस डिफाइन करें, और एक्सिस जब आप डिफाइन किए तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका ओरिजिन होगा और वो फिक्स होना चाहिए। अगर आप एक्सिस थोड़ा दूर डिफाइन करते हैं, अभी हमें कोई चीज लगता है कि हमारे दाहिने है और हम अगर थोड़े दूर चले जाएं, अगर मान लीजिए कि हमें ये बॉडी, अभी कोई एक बॉडी है और ये हमें यहाँ पर हम खड़े होके देख रहे हैं, तो ये हमें लग रहा है कि हमारे राइट साइड है, ये राइट साइड है। लेकिन अगर हम यहाँ से खड़े होकर इसी बॉडी को देखते तब क्या होता, तब ये हमारे लेफ्ट साइड होता। क्या ये बदल गया? क्या ये कहीं और चला गया? नहीं, बस आपने देखने का नजरिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बदल दिया। पहले यहां से देखते थे आप और अब यहां से देखते हैं, तो कभी दाएं हो गया, कभी बाएं हो गया। अगर यहां से देखते तो आप कहते ये तो हमारे ऊपर है, अगर यहां से देखते तो ये हमारे नीचे है। तो क्या ये कुछ कहीं नहीं जा रहा है, ये सब कुछ एक ही जगह है, हर बार एक जगह फिक्स है, लेकिन आप ही बदल रहे हैं, रेफरेंस बदल रहा है तो चीजें बदल रही। तो सबसे पहले आप देखिए पोजीशन समझेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन का फाइनल इनिशियल पोजीशन जो होगी उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे, और फिर डिफाइन करेंगे
वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी एनालिसिस, इसके चैप्टर का नाम क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस। इसमें हम वेलोसिटी आज कर पाएंगे और एक्सीलरेशन अपकमिंग लेक्चर्स में होगा। ये चैप्टर पूरा डिटेल में होगा, कई लोग को ये समझ में नहीं आया था तो इसलिए इस चैप्टर को हम करा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिवाइज भी करें और भी थ्योरी ऑफ मशीन के पोर्शन को रिवाइज करें और सारे सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहें। एग्जाम जरूर निकालना इस बार, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई सबका सिलेक्शन होना चाहिए। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी थी, कोई भी एक बॉडी थी और ये यहां पर थी, ये यहां पर थी। हमने क्या मान लिया कि x और y मान लेते। इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। आप x, y। अब देखिए जब ये x, y बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं x y एक्सिस को मान रखा है और उसके सापेक्ष इसका x y कोऑर्डिनेट बता। अब देखिए इसको बता देने से क्या हो गया, आप किसी को बता दीजिए वो कहेगा अच्छा यहां से x इतना जाना है और y ऊपर जाना। तो एक आपने क्लियर कट डिफिनेशन बता दी कि भैया जाओ और यहाँ ये हमारा रेफरेंस है, इससे इस कोऑर्डिनेट पर है। तो क्या आपने पोजीशन क्लियरली बता दी। तो किसी भी वस्तु का किसी भी एक्सिस के सापेक्ष आपने उसके कोऑर्डिनेट को बता दिया, उसकी पोजीशन को बता दिया, उसकी स्थिति को बता दिया, ये थी। अब अगर ये स्थिति बदल रही है तो अगर समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो क्या मोशन हो रहा है। बात समझ में? तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है, ठीक है। द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। तो अब अगर ये कुछ देर हम 1-2 सेकेंड पल के झपकाए और अगर ये आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते ही आप क्या कहोगे, सर इसकी लोकेशन चेंज हो गई। ये आगे बढ़ गया और इसकी लोकेशन क्या हुई, चेंज हो गई। इसकी पोजीशन अगर चेंज हो गई तो आपको क्या कहोगे, ये बॉडी इस रेफरेंस के, इस जो आपका रेफरेंस है इसके सापेक्ष मोशन कर रहा है, क्योंकि इसके सापेक्ष इसमें पोजीशन में चेंज हो रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, फिक्स। तो ऐसे आपका क्या होता है, x, y, z 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर किसी मोशन में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में परिवर्तन हो, x में हो, y में हो, चाहे z में हो। जैसे मान लीजिए आप वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल फेंक, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं तो आप क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइट में चेंज, केवल एक ही डायरेक्शन में चेंज हो, मतलब एक इस तीनों में से किसी एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हो तो उसको हम 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अगर इसी बॉल को हम ऐसे किक किए होते तो इसके क्या है, हाइट में भी चेंज हो रहा है और इसमें भी, बाहर तो नहीं आ रहा, तो इसमें x और y दोनों में चेंज हो रहा है, इसलिए क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन भी क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आया। और अगर यही काइट होता, पतंग होता है, पतंग के मोशन के एनालिसिस करते तो पतंग के मोशन के एनालिसिस के आप क्या कहते हैं, उसका x भी बदल सकता है, y भी बदल सकता है और z भी। तो अगर तीनों पैरामीटर बदल रहे हैं तो क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन। ऐसे अगर कोई खेल रहा है चिड़िया उड़, तो चिड़िया जो उड़ रही है उसका अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आ रही है। फुटबॉल को किक कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, x और y बदलेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा। ये आप सब लोग को एनालिसिस हम मैकेनिक्स के काइनेटिक्स पोर्शन में कराएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो इसमें अगर कोई एक चेंज हुआ है, इसका आप देखेंगे तो ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो। बात समझ में आई। तो ये इनिशियल पोजीशन था, ये क्या था, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसके, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। पोजीशन समझ में, किसी भी कोऑर्डिनेट के सापेक्ष किसी एक बॉडी के लोकेशन, उसके कोऑर्डिनेट से पोजीशन डिसाइड। बस पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो मोशन में है,
फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट, सबसे नजदीकी जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, इन दोनों में अगर हम ऐसे भी जा सकते, ऐसे भी जा सकते, ऐसे घूमते घूमते यहां, तो आपका हमेशा फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या होता? सेम होता, लेकिन रास्ता अलग अलग होता। शॉर्टेस्ट बोल देने का मतलब ही है कि फाइनल और इनिशियल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, फाइनल और इनिशियल को मिलाने वाली क्या होगी? स्ट्रेट। इसके अलावा और कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, इसके अलावा और कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। अब बताइए कि अगर हम आपको डेफिनेशन में कहें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अंतिम बिंदु मतलब फाइनल बिंदु और इनिशियल प्रारंभिक बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी जो है वो क्या है? विस्थापन है। और जब न्यूनतम वर्ड बोल दिया गया तो ध्यान दीजिए, न्यूनतम जैसे बोला गया वो हो गया फाइनल और इनिशियल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। अब जैसे स्ट्रेट लाइन अगर हो गया तो आप क्या बता रहे हैं? सर उसका मान भी बता देंगे, दोनों के बीच का एकदम सीधा नापिए। और जब सीधा नापिए आप वर्ड बोल रहे हैं तो आप क्या बोल, इस वर्ड को बोलने का मतलब ही हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप बता, कि इन दोनों के बीच को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही? तो क्या है, आप इसका मान भी बताएंगे और एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, सीधा का मतलब एक ही डायरेक्शन, ऐसे इधर घूम के इधर घूम के इधर घूम के वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। मतलब क्या निकल के आया कि डिस्प्लेसमेंट में परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्या डायरेक्शन होगी? फाइनल से इनिशियल को मिलाने वाली सीधी रेखा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ही आपकी क्या होगी? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। पूरी बात समझ आई? तो आपने मान भी बताया और परिमाण भी। इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। अब दूसरा एक डिस्टेंस टर्म होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि चले गए पाथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। तो जो चले गए, अब यहां से फाइनल इनिशियल से फाइनल जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते की लंबाई। अब ध्यान रखिए, जो आपका डिस्टेंस होगा वो रास्ते पर डिपेंड करेगा। अगर आप ऐसे घूम के जाम लगा हुआ था, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चले गए, अगर यहाँ जाम लगा हुआ था और दूसरे रास्ते से गए तो दूसरे रास्ते से जाने का मतलब कि लंबाई बदल जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही है, डिस्प्लेसमेंट तो यही है। तो डिस्टेंस पाथ की लंबाई होती है जो पाथ पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस में सिर्फ परिमाण होगा, वो जिस रास्ते से जैसे घूमते टहलते चले गए उसकी लंबाई नाप लिए, बस वो परिमाण बता दिए। जबकि डिस्प्लेसमेंट में फिक्स है कि उन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन की ही दिशा में होगा और उसी की लंबाई के बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज स्पीड कहलाता, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? स्पीड कहलाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है? आपका वेलोसिटी कहलाता है। बात समझ में आ रही ना? तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्टेंस समझ पा रहे हैं। ऐसे अगर एक क्वेश्चन आया क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन, कि कोई बॉडी किसी एक सर्कुलर पाथ पर घूमते घूमते यहां पहुंच, कोई भी बॉडी, ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल है। किस पाथ पर? सर्कुलर पाथ पर, सेमी सर्किल बना है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताइए। इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, तो इस पूरे मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा याद किए, क्या होता था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रेट लाइन, और ये डिस्टेंस अगर इसका हम इस पाथ का रेडियस r माने तो ये 2r होगा। तो यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 2r। लेकिन अगर आपसे कोई इस पाथ, आप ऐसे सीधे नहीं गए हैं, आप ऐसे घूम के गए, इस रास्ते से गए, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस ये, और ये क्या है, अर्धवृत्त का परिधि, तो ये क्या होगा, 2 पाई r होता है पूरा और बटे 2 आधा। तो अब यहां से आप देख पाएंगे r r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल, 2/पाई होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि कोई भी बॉडी किसी एक अर्धवृत्तीय, किसी एक सेमी सर्कुलर पाथ पर यहां से चलकर दूसरे जस्ट अपोजिट डायमीटर की जगह पर पहुंच गया है, सेमी सर्कुलर पाथ पर यहां पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, डिस्टेंस 2πr/2 होगा, r कट जाएगा और 2 कट जाएगा, यहां से बचेगा 2/, यही उल्टा भी आ सकता था, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट π/2 होगा। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट वो आपको थोड़ा क्लियर रहना चाहिए, थोड़ा ध्यान देने में। ऐसे अगर कोई कहा कि कोई भी बॉडी किसी स्क्वायर, ये एक आपका स्क्वायर है, कोई बॉडी यहां से चलकर, ये इनिशियल पॉइंट से चलकर और इसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच, किसी स्क्वायर ऐसे एक तरफ चल के स्क्वायर रास्ते पे ऐसे मोड़कर और डायगोनली इसके बिकड़ के जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गया, तब आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताइए। डिस्प्लेसमेंट और किसका रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो आप क्या करने वाले हैं, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल और फाइनल को तुरंत, अब मान का रेशियो चल रहा है क्योंकि एक वेक्टर दूसरे स्केलर से डिवाइड नहीं हो, बस क्या हो रहा है, मान, हम तो उसकी वैल्यू का रेशियो निकाल पा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो वैल्यू ये आप देखेंगे तो ये आपका ये डिस्टेंस, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें रास्ता है कि ऐसे जाना है, तो ये इसकी लंबाई जो है ये तो उसका मान बता रहा है और ये इसकी क्या है, दिशा है। यहां से वहां आप अनेकों रास्ते से जा सकते थे, लेकिन ये रास्ता एक क्या है, यूनिक रास्ता है। ये स्ट्रेट लाइन है, इससे अलावा इससे कम दूरी और किसी रास्ते से किसी ने कहा नहीं हम थोड़ा टेढ़ा हो जाए, तो थोड़ा टेढ़े हो गए तो ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसका मान, तो अगर ये आपका स्क्वायर है तो ये ए होगा, तो ये लंबाई क्या होगी, a√2। ये लंबाई कितनी होगी, a√2 होगी। बात समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a√2, और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस a+a, टोटल रास्ता नापना है ना, तो a क्या होगा, 2a, a+a = 2a, तो ये कितना आएगा, 1/√2। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो 1/√2। पूरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, नोट कर लिए होंगे। वेलोसिटी क्या होता है, तो सर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां पर इसमें अगर परिमाण भी है और दिशा, तो जब कभी सिर्फ और सिर्फ परिमाण बदलेगा, विस्थापन का सिर्फ परिमाण बदलेगा, तब भी वेलोसिटी आएगी। जब कभी विस्थापन की दिशा बदलेगी तब भी वेलोसिटी आएगा,
और जब आपकी दिशा और परिमाण दोनों बदलेगा तब भी वेलोसिटी। तो किसी भी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ तो उसका रेट ऑफ चेंज ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आएगा। वेग क्या है? विस्थापन परिवर्तन की दर। तो जैसे ही आपका विस्थापन परिवर्तित होगा उस समय वेग आएगा। दिशा बदलने से भी वेलोसिटी आ सकती है, वेग परिमाण बदलने से भी वेलोसिटी आ सकती है, और दोनों बदलने से वेलोसिटी। पूरी बात समझ में आ रही ना? तो अब हम सब लोग शुरू करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब कोई मान लीजिए कोई एक लिंक है, ये लिंक है। लिंक क्या है? ओए। क्योंकि हम यहां पर देखिए, वैसे आप जाएंगे जनरलाइज जाएंगे तो वेलोसिटी जो आपका आएगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। और ध्यान रखिए ये आपका बहुत कम टाइम इंटरवल की बात है, क्योंकि ये बहुत इन्फाइनेटली क्या है, स्मॉल है, बहुत ही छोटा टाइम है। तो जब टाइम इंटरवल बहुत कम होगा उस समय जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी आएगी। तो जो आपका कार में या बाइक में जो आपका मीटर लगा होता है उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीड को मीटर कर। तो जब आप देखते हैं कि वो बदलता रहता है, तो किसी इंस्टेंट पर जो रीडिंग दे रहा होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान रखिए, स्पीडोमीटर आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देता है। हो सकता है कि इंस्टेंट आप रुक भी गए हो, ट्रैफिक सिग्नल बन रहा हो तो आप रुक गए हो, उस समय इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? 0। लेकिन अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी होगा कि एवरेज या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल और इनिशियल को आप क्या करें? स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, बस। बीच में क्या हुआ उससे उसको लेना देना नहीं है। तो जब आपकी एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी औसत वेग होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, जो तात्क्षणिक वेग होगा ds अपॉन dt। और स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। अब हम देखिए लिंकेज पर ज्यादा हमारा जोर होगा, क्योंकि लिंकेज के एनालिसिस हमें करनी है थियरी ऑफ मशीन में। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कोई एक लिंक है, इस लिंक से दूसरी लिंक भी जुड़ी होगी, इससे मोशन किसी और में ट्रांसफर होने वाला होगा, उससे किसी और में होगा, और किसी का हम मोशन आप क्या करेंगे? फाइनली आउटपुट के रूप में गेन करेंगे। तो ये हम सब लोग देख रहे हैं, ये आपका ओ पॉइंट है कोई, इसके ये यहां पर पिविटेड है, पिन ज्वाइंट है, रेवोल्यूट पेयर है, टर्निंग पेयर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 1 होगा। पिन ज्वाइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। स्पिन के अबाउट आप केवल क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं जा सकते। तो मान लीजिए ये लिंक आपकी ओमेगा वेलोसिटी से घूमी, ये लिंक आपकी ओमेगा वेलोसिटी से घूमा, आपसे पूछा गया ए की वेलोसिटी। अब देखिए जब कोई लिंक किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होती, जब कोई लिंक किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होती, तो उस लिंक के हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती। हर किसी पॉइंट की क्या होती है? एंगुलर। जैसे आप किसी चीज को घुमा रही है वैसे घुमा रहे हैं, तो उस पे लिंक पर लगने वाले सारे पॉइंट्स के जितने पॉइंट्स है सबकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। अब इसी में अगर हम आपसे पूछें कि ओ के अबाउट ये पूरी लिंक ही ऐसे घूम रही, इसके हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम है। हर एक पॉइंट ओ के सापेक्ष एक सर्किल बना रहा होगा, उसी सर्कल, जैसे बी के बारे में बात करें तो इसका पाथ ऐसे होगा, कुछ ऐसे सर्किल। ऐसे ए की बात करें तो उसकी कुछ और सर्किल होगी, जिसका सेंटर सबका सेंटर कहां होगा? ओ होगा। ठीक है, तो हर कोई एक सर्कुलर पाथ में, ये प्योर रोटेशन का कॉन्सेप्ट है। जब कोई बॉडी
किसी एक पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा होता है, तो उस बॉडी के हर एक पॉइंट का अगर आप पाथ देखेंगे तो वो सर्किल होगा और जिसका सेंटर उस पिन पर ही होगा, उस पिवट पर ही होगा। पूरी बात क्लियर हो गई? तो अब आपसे पूछा नहीं ए की वेलोसिटी बताओ और इस इंस्टेंट बताओ, इस क्षण बताओ, अगले क्षण क्या होगा उससे हमें लेना देना नहीं है। तो हम सब लोग सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर फोकस करेंगे। एवरेज वेलोसिटी ये आपका काइनेटिक्स में, मैकेनिक्स में डिटेल हुआ, क्योंकि हर एक इंस्टेंट लिंकेज की पोजीशन बदलेगी, हर एक इंस्टेंट आपकी वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो मान बदल रहा होगा, या तो डायरेक्शन बदल रहा होगा, या तो दोनों बदल रहा। बात समझ में आ रही? तो ये सब हम तो लोग देखेंगे। अभी के लिए बस सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं। ये है, ये ओमेगा से घूम रहा है ए पॉइंट की वेलोसिटी। अब भाई ए पॉइंट की वेलोसिटी कैसे बताएं? सिंपल, तो ए पॉइंट को हमने कहा कि चलो अच्छा तुम्हें थोड़ा सा टाइम इंटरवल दे दिए। हमने आपको कितना टाइम इंटरवल दे दिया? dt, बहुत छोटा है एकदम, जितना छोटा ले सको उतना छोटा। तो थोड़ा सा टाइम इंटरवल दे दिए, एक आध चलो। तो जब टाइम इंटरवल क्यों दिए? क्योंकि हमें चाहिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, अगर वेलोसिटी चाहिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज चाहिए। ए को अगर आपने छोटा सा टाइम इंटरवल दिया तो ये ऐसे घूम के कहां पहुंच गया? ए डैश पर पहुंच गया। ये बहुत छोटा ही है, ये ऐसे घूम के यहाँ ए डैश पर पहुंचा है, एंगल भी बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा मान लो जूम करके बना। तो जब ये यहाँ ए डैश पर पहुंच गया, अब आप क्या कहो? अब आप कहोगे सर फाइनल पॉइंट ए डैश है, इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट ए डैश है, इनिशियल पॉइंट आपका ए है। तो अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट सारे आपको मालूम ही है, अगर आपको सारी चीजें मालूम ही है, फाइनल पॉइंट भी मालूम, इनिशियल, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ही क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। ये दूरी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें, ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए? तो सर टाइम बहुत कम दिए थे, तो ये कोण भी बहुत छोटा होगा, और जब कोण बहुत छोटा होगा तो उस समय ये आपके डिस्प्लेसमेंट लगभग आर्क के बराबर, लगभग क्या होगा? आर्क के बराबर। तो अब आपसे वेलोसिटी ऑफ ए पूछा गया, आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अपॉन टाइम, कुछ नहीं, बस ये सिंपल अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट आप क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट आप कहोगे ए डैश अपॉन डी टी, टाइम इंटरवल तो डी टी ही है। अब ए डैश अगर डी टी बहुत छोटा है, अगर डी टी बहुत छोटा है तो इसको हम आर्क ए डैश लिख सकते, इस चाप के बराबर लिख सकते, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, और ये डी टी हो गया। अब आर्क ए डैश क्या होगा? देखिए चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, ये आपको पता होगा। आर्क इक्वल टू क्या होगा? रेडियस इंटू एंगल। कुछ नहीं लिखा है, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या ही लिखा है। अब यहां से अगर हम बात करें आर्क ए डैश, तो रेडियस क्या है? रेडियस ओ ए है, रेडियस क्या है? ओ से ए, रेडियस ओ ए, और एंगल क्या है? डेल्टा थीटा है। छोटा सा टाइम दो तो छोटा सा ही तो रहे, तो एंगल डेल्टा थीटा। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? ओ ए इंटू डेल्टा थीटा बाई डी टी। क्या ओ ए हर समय कांस्टेंट रहने वाला है? हाँ, तो आप एक ऐसे घूमते रहिए, ओ ए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ही क्या है? ओमेगा है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ही क्या है? ओमेगा है।
पूरी बात क्लियर हुई? फिर से देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो आया वो ओ ए इंटू ओमेगा आया, ओ ए इंटू ओमेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मान, ओ ए इंटू ओमेगा क्या हो गया? मान। अगर डायरेक्शन की बात करें, देखिए ये लाइन है, अगर ये और छोटा होता, यहीं पे ऐसे हो, तो जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ये चाप लगभग लगभग ये लाइन क्या हो जाएगी? ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर बहुत छोटा सा है तो ये लाइन लगभग, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट का चेंज लगभग इस लिंक के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तुरंत आप क्या कहोगे? ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तुरंत आप क्या कहोगे? ए की वेलोसिटी जो होगी, ए की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी का मान, ए की वेलोसिटी का मान जो होगा वो ओ ए इंटू ओमेगा होगा, ओ ए इंटू ओमेगा होगा, और इस लिंक के क्या होगा? परपेंडिकुलर हो। क्योंकि जैसे बहुत कम टाइम इंटरवल दिए होंगे तो ये भी लगभग लगभग क्या रहा होगा? हॉरिजॉन्टल। तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ ने तो ये सारी बात की है, ओ रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा? ओ ए इंटू ओमेगा, और ओ ए के परपेंडिकुलर, ओ ए संयोग से इस समय वर्टिकल है तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। बात समझ में आई होगी? हम सब लोग आगे बढ़ते। ये है, अगर यही लिंक घूम घूम के यहां पहुंच, क्या ये घूम के अगले इंस्टेंट, अभी देखिए इस समय के क्षण की बात करें तो आप तुरंत कहोगे सर इस समय वेलोसिटी यही होगा, और ये कितना होगा? ओ ए इंटू ओमेगा। लेकिन अगर इस क्षण अगर ये घूम के हॉरिजॉन्टल हो जाए, उस क्षण की बात करें, तब आपकी वेलोसिटी क्या होगी? मान तो वही रहेगा, ओ ए इंटू ओमेगा, मान तो वही रहेगा। कितना रहेगा? ओ ए इंटू ओमेगा। लेकिन अब इस समय क्या हो जाएगा? डायरेक्शन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए। लिंक वही है, पॉइंट वही है, दूसरे पॉइंट के सापेक्ष भी वही है, लेकिन समय बदल, ये और ये दोनों एक ही समय की बात नहीं है, दोनों अलग अलग समय की बात है। जब अलग अलग समय पर देखेंगे तो हर समय आपका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, मान बराबर हो, दिशा बदल रही हो, और हो सकता है दिशा और मान दोनों बदल रहा हो। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, अगर ये ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, अगले क्षण ओमेगा कुछ और हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कुछ और हो जाती है, तो ये मान भी बदल जाएगा। ये मान भी क्या होगा? बदल जाएगा। अगर इस समय ओमेगा डैश है तो इस समय ये वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा डैश। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी किसी एक पॉइंट के सापेक्ष क्या होगी? अब अगर कोई लिंक रोटेट कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जब कोई लिंक रोटेट कर रही होती है तो किसी एक पॉइंट के सापेक्ष दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ओ के सापेक्ष ए की वेलोसिटी ओ ए के परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बिंदु, किसी एक बिंदु की वेलोसिटी दूसरे बिंदु के सापेक्ष दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है, और दोनों के बीच की दूरी और एंगुलर वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होती है। इसका मान दोनों के बीच की दूरी और एंगुलर वेलोसिटी के गुणनफल। ऐसे अगर कोई बी पॉइंट पर फोकस करे और आपसे कहे बी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी आप तुरंत कहोगे सर ओ बी के परपेंडिकुलर होगा,
OB के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और कितना होगा, OB इंटू ओमेगा। तो अगर यहीं से हम कहें ए की वेलोसिटी, देखने वाला सब O है, ऑब्जर्वेशन क्या है, O है, तो देखिए O फिक्स है। जब वेलोसिटी फिक्स के सापेक्ष बताई जाती है तो उसी को एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अगर ऑब्जर्वर जो देखने वाला है उस वो क्या है, फिक्स है, तो ऑब्जर्वर अगर फिक्स है तो जो भी वेलोसिटी का मान आएगा पिंड का वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अगर सिंपली लिखा हुआ वेलोसिटी ऑफ ए तो आप मान के चलिए कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी दिया गया है, स्टेशनरी कंडीशन के सापेक्ष दिया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, ओ ए इंटू ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, OB इंटू ओमेगा। ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। OA बड़ा है, OA बड़ा है तो ये मान बड़ा होगा और ये मान छोटा होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ A निकालें, सॉरी रेशियो निकालें, वेलोसिटी ऑफ B अपान वेलोसिटी ऑफ A, तो ये आएगा OB अपान OA, OB अपान OA। इससे क्या निकल के आता है कि किसी एक बीच के इंटर, ये तो आपका अंत बिंदु है, ये आपका अंत बिंदु है, तो A की वेलोसिटी आपने OA इंटू ओमेगा बताया, B की वेलोसिटी आपने OB इंटू ओमेगा बताया। तो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी और एक दूसरे अंत बिंदु की वेलोसिटी का रेशियो उसी रेशियो में होगा जो इसके डिस्टेंस का रेशियो। कहां से, कहां से, सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन से पॉइंट्स की डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन से पॉइंट के डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी का रेशियो। जैसे OB, या सेंटर ऑफ रोटेशन से OB अपान OA, OB अपान OA ही क्या है, वेलोसिटी ऑफ B अपान वेलोसिटी ऑफ A। इसका क्या मतलब हुआ दूसरा, कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं वेलोसिटी उसी दूरी के अनुपात में बढ़ता जाता है, वेलोसिटी उसी दूरी के अनुपात में क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए कि A की वेलोसिटी आपको मालूम हो, किसके सापेक्ष, O के सापेक्ष। अगर A की वेलोसिटी हमें मालूम हो, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस मध्य बिंदु की वेलोसिटी 5 ही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे दूर जाते हैं वेलोसिटी का मान उसी रेशियो में बढ़ता जाता है। तो अगर पूरे कुछ OA दूरी पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो बीच के एकदम बीच के मिड पॉइंट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। मिड से नीचे के जितने पॉइंट्स उनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से कम होगी, और मिड से जितने ऊपर के हैं उनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगी। किस रेशियो में होगी, तो अगर आपको A का पता है और ये डिस्टेंस, अब मान लीजिए कि 75% दूरी पर है, 3/4 दूरी पर है, ये 3/4 दूरी पर होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर आपको A पॉइंट की वेलोसिटी मालूम हो 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। कहां से, O से। और इसकी 75% पर अगर आप जाओगे ये आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर यहां पे 1/4 जाओगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो मिड पॉइंट से ऊपर जाओगे वेलोसिटी का मान बढ़ेगा उसी रेशियो में, नीचे आओगे उसी रेशियो में घटेगा। किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी दी हो, उसके इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी जिस रेशियो में वह लिंक को डिवाइड कर रही उससे फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे हमने मध्य बिंदु का 5 क्यों बोल दिया भाई, कि मध्य बिंदु आधे आध पर है और ये पूरा है, तो पूरा अगर 10 पर है तो आधा 5 पर ही होगा, 3/4 आपके 75% पर ही होगा। बात समझ में आ रही। कुल मिला के बात वही हुआ है, BB अपान BA इक्वल टू OB अपान OA। अगर मध्य बिंदु लेंगे, मध्य बिंदु मिड पॉइंट कोई है और इसका 10 दिया है, तो यहाँ पे आप मध्य बिंदु का क्या लिखेंगे, R/A
टू, मान लीजिए डिस्टेंस r है और ये क्या है r, तो यहां से v क्या आएगा 5 ही मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसका है मिड पॉइंट, ये वेलोसिटी क्या है मिड पॉइंट। तो आज के लेक्चर में चलो दो बातें बहुत ध्यान से सीख कि अगर कोई बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका वेलोसिटी मतलब उसके किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो और दोनों के बीच की दूरी और एंगुलर वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर हो। समझ में आया। दूसरा हमने सीखा कि अगर किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी मालूम हो और दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी हमें निकालना हो तो हम सब लोग सेंटर ऑफ रोटेशन से जिस रेशियो में वो पॉइंट है उस रेशियो से डिवाइड करके आसानी से निकाल सकते। जैसे अभी बताया कि ए का वेलोसिटी मालूम है, मिड पॉइंट का वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट उसी रेशियो में आधे रेशियो में डिवाइड कर। तीसरा, अगर कोई स्टेशनरी बॉडी हो तो स्टेशनरी बॉडी के एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की वेलोसिटी क्या होगी जीरो। अरे भाई जब सब कोई स्टेशनरी है, सब कोई रुका हुआ है तो एक पॉइंट के सापेक्ष दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी। सिंपल सी बात समझ में आए। तो अब थोड़ा हम लोग लेक्चर को देख लेते हैं। अभी लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, अभी बहुत चीजें आगे बढ़ने से, ठीक है। तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस, वेलोसिटी एक्सीलरेशन अभी आगे करेंगे। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और तीन मेथड्स होते हैं वेलोसिटी एनालिसिस के। किसके? वेलोसिटी एनालिसिस के तीन जनरल मेथड होते हैं। पहला आपका है ग्राफिकल मेथड, पहला आपका क्या है ग्राफिकल मेथड। दूसरा आपका है आई सेंटर मेथड, ग्राफिकल मेथड दूसरा आपका क्या है आई सेंटर मेथड। और तीसरा जो हम सब लोग नहीं करेंगे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से जब आप वेक्टर कंडीशंस पढ़ेंगे तो वेक्टर एनालिसिस आपको पता नहीं है तो उतना डिटेल में आप करते नहीं। तो तीसरा है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। किसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी मेथड? किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी एनालिसिस। तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो आपका वेक्टर एनालिसिस होगा, वेक्टर एनालिसिस को हम तो लोग नहीं करेंगे, इन दोनों एनालिसिस को डिटेल में करें। तो वेलोसिटी किसी भी लिंकेज का, किसी एक मैकेनिज्म के लिंकेज का वेलोसिटी, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी का एनालिसिस ग्राफिकल मेथड से करेंगे, आई सेंटर मेथड से करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड को यूज नहीं करें पर ये भी होता है। अब आई सेंटर मेथड सिर्फ वेलोसिटी एनालिसिस के लिए होता है, ध्यान रखिए। आई सेंटर मेथड सिर्फ किस लिए होता है? वेलोसिटी एनालिसिस। इससे आप एक्सीलरेशन निकाल सकते, आई सेंटर मेथड से एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते, पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के सापेक्ष ए की वेलोसिटी, ये आपसे पूछा है तो आपने खुद बताया होगा सर आर्क ए डैश, क्योंकि मिलाएंगे लाइन लगभग आर्क के बराबर होगा। तो आर्क ए डैश अपान क्या होगा? आर्क ए डैश अपान छोटा टाइम इंटरवल। और आर्क ए डैश को आर, ये क्या है? ये आर एक्चुअल में ओ ए है, ये आर एक्चुअल में क्या ओ ए। तो ओ ए डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी और यहां से आ गया आर ओ ए इंटू ओमेगा। कितना आ गया? ओ ए इंटू ओमेगा। तो ए की वेलोसिटी ओ के सापेक्ष ओ ए इंटू ओमेगा होगी और ओ ए लाइन के परपेंडिकुलर होगी। देखिए एट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर टाइम टेंड टू जीरो, एकदम जीरो, जितना कम हो जाए उतना ही, ठीक है। ए डैश जो आर्क ए डैश है ये क्या होगा? विल बी परपेंडिकुलर टू ओ ए के क्या होगा? परपेंडिकुलर। जब बहुत कम टाइम इंटरवल देंगे तो वो लगभग ओ ए के क्या होगा? परपेंडिकुलर। दस इस प्रकार द वेलोसिटी ऑफ ए इज आर ओमेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज आर ओमेगा एंड इज परपेंडिकुलर टू लिंक ओ ए, परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ ए। तो देखिए वेलोसिटी का मान भी बताया, डायरेक्शन भी बताया। मान क्या बताया कि सर ओ ए इंटू ओमेगा,
डायरेक्शन क्या होता है, OA के परपेंडिकुलर, OA के परपेंडिकुलर। और किधर भाई परपेंडिकुलर, दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर भी तो हो सकता, परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है उधर भी, उधर नहीं, वो डिसाइड करेगा ओमेगा। ओमेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर होगा, ओमेगा अगर क्लॉकवाइज होता तो उधर होगा, समझ में? तो इसलिए ये वाला भी नहीं, क्लॉकवाइज होता तो उधर होता, या उधर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ओमेगा क्लॉकवाइज। ये भी बात है कि अगर उधर ए का होता तो हम गारंटीड कहते कि ओमेगा क्या है, क्लॉकवाइज। क्या चलिए, तो द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट रिलेटिव टू एनी अदर पॉइंट ऑन अ फिक्स लिंक, कहां पर, ऑन अ फिक्स लिंक। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट रिलेटेड टू एनी अदर पॉइंट ऑन अ फिक्स लिंक इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। द वेलोसिटी ऑफ, समझ में आ गया? अरे भैया कोई एक फिक्स लिंक है ऐसे, इसके इस पॉइंट का इस पॉइंट के सापेक्ष वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। हर कोई रुका है तो किसी एक के सापेक्ष दूसरी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। किस पे, फिक्स लिंक। आगे, द वेलोसिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटर जैसे ये अंत है और ये स्टार्ट, ये इनिशियल है फाइनल, इस लिंक का बीच के ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इंटरमीडिएट। तो द वेलोसिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट पॉइंट, किसी माध्यमिक, किसी बिचौलिए बिंदु, किसी बिचौलिए बिंदु की वेलोसिटी ऑन एनी लिंक कैन बी फाउंड इजिली, प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से प्राप्त किया। किसी इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे, बाय डिवाइडिंग द क्रॉसपॉन्डिंग वेलोसिटी, बाय डिवाइडिंग। अब जैसे इसकी वेलोसिटी VA है और ये VB निकालना है, तो VB निकालने के लिए आप क्या करोगे, VA को क्या करोगे, OB अपान OA, यही तो आप, तो कैन बी फाउंड इजिली बाय डिवाइडिंग द corresponding वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इन द सेम रेशियो एज द पॉइंट डिवाइड द, उसी रेशियो में, उसी रेशियो में, जिस रेशियो में पॉइंट लिंक को डिवाइड कर रहा है, ये OB है, उससे डिवाइड करके आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, ये किसको डिवाइड कर रहे हैं, A की वेलोसिटी वेक्टर को। अच्छा, अगर मिड पॉइंट का पूछा गया तो BA/2 आप कैसे बता रहे हैं, BA के इस वेलोसिटी वेक्टर को आप उसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं जिस रेशियो में ये पॉइंट इस लिंक को डिवाइड, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी, किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी दिए होने पर हम उस पॉइंट के उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे जिस रेशियो में वह पॉइंट लिंक को डिवाइड कर, और आसानी से प्राप्त कर सकते। बात समझ में? अगला, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, बहुत ध्यान से पढ़िए, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, any point with respect to the velocity of any point with respect to the any other point on a moving link, बहुत ध्यान से। So the velocity of any point with respect to any other point on a moving link, किसी घूमने वाली लिंक, is perpendicular to the line joining the points। तब क्या हुआ, किसी एक मूविंग लिंक में एक पॉइंट के सापेक्ष दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी, एक पॉइंट के सापेक्ष दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के, उन दोनों ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। क्लियर हुआ? वही बात फिर बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रबिंग। तो आगे के और भी वेलोसिटी पर अभी डिटेल्ड एनालिसिस होगी, वेलोसिटी डायग्राम बनाना सिखाएंगे, आई सेंटर मेथड में आई सेंटर को लोकेट करना सिखाएंगे, उसकी इंपॉर्टेंसी को बताएंगे, और ये डिटेल एनालिसिस होगा। इस सारे लेक्चर से आप जुड़े रहिए, आपको खूब मजा आने वाला। इस चैप्टर को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। पहला लेक्चर था तो ये थोड़ा लंबा गया, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप सारे चीज़ों को अच्छे से खुद भी समझिए और लोगों को भी ये फैलाइए, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, मैक्सिमम लोग देखें, मैक्सिमम लोग समझें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सब लोग के सामने, ठीक है।